नमस्कार। हिमाचल साहित्य कला भाषा एवं संस्कृति अकादमी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आप सभी सुनने वालों का। मैं कल्पना गांगटा शिमला से। साहित्य कला संवाद, जी हाँ, साहित्य कला संवाद के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह थोड़ा सा साहित्य पर प्रकाश डालना चाहेंगे। साहित्य क्या है? जो रचना हितकारक है वही साहित्य है। हम सभी आज तक सुनते भी आए हैं और हमें पता भी है। और पाश्चात्य विद्वानों की अगर बात करें तो उन्होंने साहित्य को ज्ञान का साहित्य और भावना का साहित्य दो भागों में विभाजित किया है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं ज्ञान के साहित्य की, तो जैसा नाम से ही विदित है, ज्ञान के साहित्य का लक्ष्य पाठक को कुछ सिखाना है। यानी कि जो साहित्य हमें कुछ सिखाता है, हमारा ज्ञान वर्धन होता है, वो ज्ञान साहित्य है। और भावना के साहित्य का लक्ष्य भावनाओं को जागृत करना है। इस कार्यक्रम में और 7 बजे के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आज भी बहुत सारे साहित्यकार हमसे जुड़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आएगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर देंगे। साहित्य का प्रयोजन जीवन को सुखी बनाना है। जी, आपको यहाँ एक बात और हेलो। तो भाई मैंने आपको एक लिंक भेजा है। अगर आपके पास एयरफोन है तो हमारा भी लाइव चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। आज या कल जब भी आप ठीक समझेंगे। अगर अभी भी जुड़ना चाहें तो अभी हम आपको ले लेंगे। थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है और आप बाद में देखना तो कल आपको ले लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ, काट दीजिए, काट दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, दूसरे फोन से जुड़े जी, पहले फोन से नहीं जुड़ रहे थे। चलो, जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कई बार हो जाता है, मेरा भी कई बार नहीं जुड़ता है फोन। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कल्पना जी आप बात सुन पा रहे हैं तो शुरू कीजिए। अच्छा, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। जी जी। तो कल्पना जी और प्रतिभा जी आज का ये कार्यक्रम होस्ट कर रही हैं। तो कल्पना जी का शायद सिग्नल टूट गया है, जुड़ नहीं पा रही हैं, तो चलो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो 4 बजे का कार्यक्रम हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है, इसमें 3-4 विद्वान इकट्ठे होकर के कोई चर्चा करते हैं। और थोड़ा ये बहुत कम नोटिस पे हो रहा है, इसलिए अभी विषय को लेकर के ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे शायद। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि जैसे हम किसी एक विषय को लेकर के बात करें, एक रीजन के लोग बात करें तो ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। जैसे आज बिलासपुर के लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो प्रतिभा जी आज बिलासपुर के बारे में कुछ बात कर सकती थी। लेकिन चलो, जो लोग हमारे साथ जुड़े, हम उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस समय शक्तिचंद राणा जी, जो रिटायर्ड एक फौजी हैं और साहित्यकार हैं, लिखते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और इनकी कविताएं, इनके गीत अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। हमारे साथ आज प्रतिभा शर्मा जी हैं। इनका हमारे इस पेज पर एक लाइव भी 1 घंटे का कार्यक्रम हो चुका है और कविता गीत लिखती हैं और साहित्यिक परिचर्चाओं में भी ये भाग लेती रहती हैं, तो इनका भी स्वागत है। अरुण डोगरा, रितु जी बिलासपुर से हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम में पहली बार। वैसे ही हमारा कार्यक्रम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इनके साथ संवाद तो हमारा होता रहता है।
आप पेशे से पत्रकार हैं और साहित्य सृजन भी आप कई वर्षों से साधनारत हैं। अगर आप ठीक समझें तो रितु जी, हम आपसे ही बात शुरू करते हैं कि बिलासपुर एक ऐसा शहर है जो बलिदान देने के बाद उजड़ करके बसा है। तो थोड़ा सा बिलासपुर की आप बात करें, इसके इतिहास की, संस्कृति की बात करें, और उसके बाद फिर हम अपनी रचनाओं पे आगे आएंगे। अरुण डोगरा, रितु जी, बिलासपुर से। जी, बिलासपुर के बारे में जैसा कि आपने कहा अभी कि ये कुर्बानियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कुर्बानी भाखड़ा बांध जब बना था, पहला बांध था, और नेहरू जी ने इसे सपनों का भारत का नाम दिया था। और ये भाखड़ा बांध बनने से जो विस्थापन का दर्द हुआ था वो आज भी है। और कहते हैं कि अपने घर में रोशनी देखने के लिए, पूरे देश को रोशन करने के लिए बिलासपुरियों ने कुर्बानी दी थी। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि विस्थापन जो है, बहुत उस समय इतना ज्यादा धन भी नहीं मिलता था, और एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी। और संयुक्त परिवार होने के कारण जो जिस परिवार में 10-10 लोग भी रहते थे, 10-10 परिवार के लोग थे, वो भी एक ही मतलब प्लॉट ले पाए, और उस तरह से काफी मतलब परेशानियां बिलासपुरियों को झेलनी पड़ी हैं। तो इस करके ये कहा जा सकता है कि बिलासपुर एक कुर्बानी का एक शहर है। जी जी। और इसके अलावा बिलासपुर को साहित्य की दृष्टि से और रंगमंच की दृष्टि से भी। बिहार से नमस्कार, सोनू अवस्थी और बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। डॉक्टर गुलेरी जी कहते थे कि शक्तिचंद राणा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और अभी साहित्य सृजन में इसमें सक्रिय हैं और अनेकों साहित्यिक कार्यक्रमों में भी इनका योगदान हमें मिलता रहता है। मैं इस समय औरों को सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा हूँ, शायद आवाज नहीं आ रही किसी की। बात करना चाहूंगा क्योंकि आज हम बिलासपुर की बात करने वाले हैं। तो बिलासपुर की संस्कृति के बारे में थोड़ी सी बात करें, उसके बाद हम अपनी कविताओं पे आएंगे। प्रतिभा शर्मा जी, बिलासपुर से। नमस्कार सर। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान अकादमी का है। अकादमी और उसके सभी सदस्य, आदरणीय सचिव डॉक्टर करम सिंह जी, इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि बखूबी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये एक सार्थक पहल है। संस्कृति, कला, सभ्यता और मातृभाषा की पहचान करवाने की एक अनूठी पहल यहाँ से हो रही है। इस सभी के लिए मैं आप सबको
बधाई देती हूँ। तो हर रोज साहित्य कला से संबंधित बहुत सी जानकारियां हम इस पृष्ठ के माध्यम से पाते हैं और प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस कार्यक्रम से लाभान्वित भी हो रहा है। वर्तमान में लोक संस्कृति, लोक संस्कार सारे विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और बुजुर्ग पीढ़ी जो है वो इन संस्कारों को संभाले हुए है, इन पुराने रीति रिवाजों को संभाले हुए है, ऐसा माना जाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं। आज की नई पीढ़ी भी कुछ नहीं भूली है, वो अपने संस्कारों को यूं ही सहेज करके उसने जिस तरह से बड़ों ने रखा था वो भी इनको आगे उनको उसी तरीके से उनका उसके ऊपर चल रही है। आज मैं कुछ कहना चाहूंगी कि बाल साहित्य के लिए, सर मैं इसीलिए यहाँ कृष्णा ठाकुर जी को मैंने आमंत्रित किया था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो बाल साहित्य बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। नई पीढ़ी भी इन बातों को जानना चाहती है, संस्कारों को जानना चाहती है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो ऐसा नहीं चाहती। आवश्यकता है उन सबको इस संस्कृति के साथ जोड़ने की। तो बाल साहित्य बच्चों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि जरूरत के अन्य साधन। बाल साहित्य से बच्चे अनुशासित होते हैं, संस्कारित होते हैं, देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर आती है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। हेलो हेलो चलिए चलिए, सर मेरी आवाज बात आ रही है आपकी, बोलिए। जी जी। तो बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मैं सुनिए आपकी बात, बोलिए। अकादमी से ये आग्रह करूंगी कि बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। संवाद, विचारों का आदान प्रदान जो है ये उसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं प्रतिभा शर्मा आज ये कहती हूँ कि संवाद के बिना हर रिश्ता बेकार है। समय समय पर समाज को सही राह दिखाने के लिए साहित्यकारों ने अपने विचारों का आदान प्रदान जो है वो किया है, क्योंकि देश को उन्नत करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो साहित्यकारों का ही होता है, जो समाज में फैली हुई विद्रूपताओं को, कुरीतियों को अपने साहित्य के माध्यम से दूर करते हैं। और जब हृदय पटल पर अहम की एक भावना का परित्याग होता है तो उसी के बाद एक विशुद्ध कृति का जन्म होता है। आज काव्य ही चित्त को अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाता है। और आज जो साहित्यकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम सभी के द्वारा केवल मैं बाल मन की बात जो है वो ज्यादा आग्रह करूंगी कि इस बात को यहाँ से शेयर किया जाए कि बच्चे भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो पाए। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा सभी के साथ, आदरणीय अकादमी सचिव और अन्य सभी साहित्यकारों के साथ। राणा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर नहीं पता चल रहा कुछ भी। राणा जी की आवाज नहीं आ रही है।
राणा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर नमस्कार। बोलिए मैडम। आवाज नहीं आता है। चालू रखो उसको। चलो मैं बोलती हूँ। हेलो। आज हेलो हाँ जी बोलो मैडम। जी हेलो। मैम बोलिए। जी सुन पा रहे हैं मैम, हेलो। बोलिए। बोलो प्रतिभा जी, आप बोलो। आवाज इस कट रही है कार्यक्रम ना? के माध्यम से जी मैं बोलती हूँ। इस कार्यक्रम में एक आक्रोश जाहिर किया है। इस कार्यक्रम को देख करके छोटे बच्चों ने, इसलिए आज मैंने बाल मन की बात कहने का ही अपने मन में ये विचार रखा कि मैं बाल मन की ही बात करूंगी। छोटे बच्चे ये आक्रोश जाहिर करते हैं कि यहाँ जो भी कार्यक्रम है वो बड़ों के लिए होता है, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। कोरोना काल का इस महासंकट में हम लोग जो है वो मनोरंजन के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें एक हाँ छोटे जी, बच्चे ने किस तरह से अपने मन के भाव रखे हैं। शुक्रिया सर। एक बच्चा कहता है कि माँ तंग आ गया हूँ, माँ तंग आ गया हूँ, न भाता है रोना, जहाँ देखो सबका विषय है कोरोना। माँ तंग आ गया हूँ, न भाता है रोना, जहाँ देखो सबका विषय है कोरोना। ये माना कि कवियों ने संदेश देना, ये माना कि कवियों ने संदेश देना, कोरोना भगाने का, बस स्वच्छ रहने का, नहीं घबराने का उपदेश देना। हो गया जी कर लूं जी, मैं, बोलिए। मैंने सोचा कोरोना भी तो कब आप लोग ही ठीक, कर रहे हैं। चलो ठीक। मैं जारी रखूं? बीच में बोल रहे थे कोई मैडम। आवाज आ रही। जी हाँ कल्पना जी, हाँ जी, मैम आपने जारी बहुत ही रखें? अच्छा। जी मैं मैडम जारी बोल रखती रहे थे। हूँ। ये माना कि कवियों ने संदेश देना, कोरोना भगाने का, बस स्वच्छ रहने का, नहीं घबराने का उपदेश देना। कोरोना तो ठीक मगर रचना भाए ना। बच्चा कहता है कोरोना तो ठीक मगर रचना भाए ना, क्योंकि ना है उसमें बच्चों का कोना। हम भी तो चाहे सुने हम कहानी, हम भी तो चाहे सुने हम कहानी, होगी क्या कोई कोरोना की रानी। तो हो क्या करें हम, निकालो समाधान। तो हो क्या करें हम, शुक्रिया, निकालो समाधान। न हमको सुनाती है नानी कहानी, आप क्या भी बात है, बहुत रटती हो बढ़िया। रहती कोरोना। शुक्रिया। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि आप भी रटती हो रहती कोरोना, ढूंढो ना माँ काव्य में अपना कोना। हमारा तो बचपन बड़ा है परेशान, हमारा तो बचपन बड़ा है परेशान, ऑनलाइन पढ़ना है पढ़ता सुबह शाम। घर पाठशाला छत है मैदान, घर पाठशाला छत है मैदान, हम भी तो चाहें कि गाएं कोई गान। पर जब भी सुनते कोरोना का रोना, बड़ों की ही दुनिया ना बच्चों का कोना। लिखो ना माँ ऐसा हम भी हो उसमें, लिखो ना माँ ऐसा हम भी हो उसमें, हम भी तो समझे कवियों की बाणी, हमारे लिए भी माँ लिखो कहानी। बताओ भी है क्या कोरोना की रानी, बताओ भी है क्या कोरोना की रानी। तो इस तरह से छोटा बच्चा अपने भाव जो है वो प्रेषित करना चाहता है सबके सामने, बहुत ही कि सुंदर और अकादमी भी ये सच्चाई, दर्शक जी प्रयास हाँ। करे। शुक्रिया। बहुत ही अच्छी कि और सच्चाई अकादमी भी से आपकी आग्रह है। जी रहेगा बहुत कि ही, शुक्रिया, शुक्रिया मैम। जी बहुत ही जी अच्छे कल्पना तरीके जानता से मैम। आपने देखिए बाल मन के उद्गारों को जो है स्पष्ट किया है और दर्शाया है, अपनी कविता में उल्लेखित किया है। तो और आपने इससे पहले जो बात की बाल साहित्य की, आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो बाल साहित्य बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी हम जी बिल्कुल। अपने समय में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, तो उससे कोई न कोई शिक्षा मिलती थी। तो इस तरह से अगर प्रेरणापद साहित्य बच्चों के सामने उपलब्ध हो, वो अपने खाली समय में पढ़ सकते बिल्कुल। हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और उनके बाल मन पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। और देखिए हम बात कर रहे थे साहित्य की, तो
आपने एक बात बीच में स्पष्ट की कि साहित्यकार, बहुत सारे साहित्यकारों को अपने विचारों का जो है आदान प्रदान संवाद के माध्यम से या फिर इस तरह के सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं इनके माध्यम से करना चाहिए और बच्चों तक ये पहुंचाया जाना चाहिए। तो यहाँ मैं भी देखिए आपको आपका समर्थन करती हूँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि बच्चे ही कर्णधार है, देश के भविष्य है, आने वाला हमारे जो बच्चे हैं। जी तो साहित्यकारों की अगर बात करें, इस तरह की संगोष्ठियां या संवाद या सम्मेलन आप जो करते हैं, हम लोग जो करते हैं, वो बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए दीपक होता है, दीपक का काम है प्रकाश देना। और आप अध्यापिका हैं और आप अच्छे से समझती हैं कि टीचर का जो है कार्य वो भी वही होता है कि बच्चों के अंदर जो भावना है या फिर कोई टैलेंट है, तो प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए आप अपना भरसक प्रयास करें। तो अगर दीपक अकेला हो, वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही उज्जवल हो या फिर तेल से भरा हो, तो उसकी सार्थकता तभी है जब वो पंक्ति में रखा जाए। ठीक वैसे ही अगर विद्वान, बहुत सारे विद्वान इकट्ठे होकर अपने अपने विचार दें और अपने जो विचारों को है उसका प्रचार प्रसार करें, बच्चों तक पहुंचाए, यकीनन हमारा जो भविष्य है स्वर्णमयी होगा ही। और वैसे ही व्यक्ति की सार्थकता भी दीपक की तरह ही है, समाज से जुड़कर ही है, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और जहां तक आपने बात की बच्चों को भी इस तरह के कार्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, चलिए ठीक है, कोविड-19 के चलते आजकल ऐसा मतलब संभव नहीं है, लेकिन अकादमी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम भी करती आई है, भाषा विभाग ऐसे कार्यक्रम करते आए हैं जिनमें बच्चों के लिए भी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। और बहुत ही अच्छी आपने रचना जो है अभी पढ़ी, तो इसके लिए बधाई। और हम बात कर रहे थे साहित्य की, थोड़ी नेटवर्क समस्या की वजह से बीच में अच्छी तरह से कार्यक्रम नहीं हो पाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए मानव जीवन को सुखमय और समृद्ध साहित्य ही बनाता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और कवि स्वांत सुखाय के लिए लिख कर भी कहीं ना कहीं परिजन हिताय के लिए भी लिख ही लेता, क्योंकि उससे वो मुक्ति नहीं पा सकता। और साहित्य तो है ही जीवन की अभिव्यक्ति। अब एक बात आपने बीच में लोक कथाओं या लोक संस्कृति की कही, वो भी प्रशंसनीय है। देखिए लोक कथाओं, लोकोक्तियों और जनता के प्रचलित जो आचार व्यवहार है, विचार है, उन्हीं से अनेक महत्वपूर्ण बातों का जो है पता चलता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं, पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकती ऐसी बातें। अगर हम बात करें साहित्य के इतिहास की, तो साहित्य का इतिहास भी पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है, बल्कि साहित्य के भव्य भंडार को हिंदी में लाना वो बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद अरुण डोगरा जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचनाएं सुनाएं और कार्यक्रम को मैं बिल्कुल मैं जारी सुनाता हूँ जी रखें। रचना। लेकिन इससे पहले बाल साहित्य की चर्चा हो रही थी, जी। तो मैं एक सूचना भी, जानकारी आपको दे दूं कि बिलासपुर में आज जी से कोई बिल्कुल। 5 साल पहले जब डॉक्टर नीता शर्मा जी यहाँ जिला भाषा अधिकारी थे, तो हम सब ने एक जिला सांस्कृतिक परिषद की ओर से एक प्रयास किया था और नवोदय विद्यालय बिलासपुर में एक बाल कार्यशाला कविताओं को लेकर लगाई गई थी 15 दिन की। तो उस जी कार्यशाला में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और बहुत से बच्चे उनमें से ऐसे निकलकर सामने आए थे जो कि बहुत अच्छी कविता करते थे। और उन 15 दिनों में बिलासपुर के लेखकों ने, शिमला से कुछ लेखक आए थे, उन्होंने उन्हें कविता लिखने की विधा सिखाई थी। और आज वही बच्चे काफी, जैसे अनुभा है, 2-4 बच्चे और भी हैं जो बहुत अच्छी कविताएं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाल साहित्य के प्रति कोई प्रयास नहीं किए गए, लेकिन आज समस्या ये है कि साहित्यकार बाल साहित्य लिख ही नहीं रहे हैं। जरूरत ये है कि उनको बाल साहित्य भी लिखना चाहिए, ताकि अब जैसे भी प्रतिभा मैडम जी ने जो कविता सुनाई, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की मन की व्यथा है बिल्कुल ये। तो निश्चित रूप से बाल साहित्य के प्रति लेखकों को जाना चाहिए और साहित्यकारों को लिखना चाहिए, तभी ये बाल साहित्य ऊपर उठ सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखिए साहित्य को रुचिकर बनाने के लिए, बच्चों के लिए रुचिकर बनाने के लिए, जो बच्चा सोचता है उस लेवल पर अपने आप को रखकर हम अगर बाल साहित्य का निर्माण करें, सृजन करें, तो काफी हद तक हमारे बच्चे जो हैं उनमें संस्कारों की भावना भी पनपेगी और अच्छा साहित्य लेखन भी शायद समाज को मिलेगा। तो आप अपनी कविता
जी बिल्कुल, बच्चों की बात हो रही थी तो मैं आजकल आप देखते होंगे कि अधिकांश लेखकों ने माँ के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो पिता के ऊपर है। मेरी कविता का शीर्षक है पिता पिता होता है। जी हाँ, पिता पिता होता है जो पीता है अपनी संतान का हर गम। पिता पिता होता है जो पीता है अपनी संतान का हर गम, दुखों की बारिश में तनता है छतरी की तरह और सहता है हर ओले की मार। घर आते ही सर्वत्र फैले अंधियारे को समेटता है अपनी चौड़ी छाती में। सोचता है मन ही मन दिन भर के जुगाड़ को, सोचता है मन ही मन दिन भर के जुगाड़ को। पप्पू की किताब, मीरा का पेन, माया का खिलौना। पप्पू की किताब, मीरा का पेन, माया का खिलौना। जब से बजी है काल बेल, उम्मीदों की लहरें उठी हैं हर मन में। माँ तलाशती है पिता के थैले से अखबार के लिफाफे में सहेजी गुड्डू की दुकान से लाई गई लिस्ट के अनुसार सारी चीजें। माँ तलाशती है पिता के थैले से अखबार के लिफाफे में गुड्डू की दुकान से लाई गई लिस्ट के अनुसार सारी चीजें। हाथ मुंह धोकर पिता बतियाते हैं सबके साथ, लगता है कर रहे सबके सपने साकार। पिता हमारे हैं भगवान का अवतार, पिता हमारे हैं भगवान का अवतार। यह सच है कि पिता नहीं सुनाते लोरी, यह सच है कि पिता नहीं सुनाते लोरी, माँ की तरह नहीं बहाते आंसू। पर मैंने देखा है पिता के दिल को जार जार रोते हुए और आंसू बहाते हुए। जब पप्पू के पहले सेमेस्टर की फीस जुटाई थी दोस्त से मांगकर, जब पप्पू के पहले सेमेस्टर की फीस जुटाई थी दोस्त से मांगकर, पिता करते सभी के सपनों को साकार अपने सपनों को दफनाकर। पिता करते सभी के सपनों को साकार अपने सपनों को दफनाकर। संस्कार और नियमों की खान है पिता, हमारे लिए तो शान है पिता। पिता के ना होने का एहसास तब होता है जब संतान करती है 16वीं दहलीज पार। तब याद आती है उस पिता की जो असमय ही छोड़कर चले गए हमें। कितना अनमना सा होता है घर, पिता के होने पर जो था स्वर्ग, उनकी अनुपस्थिति याद दिलाती है फर्ज। अक्सर उनकी तस्वीर के आगे कई बार बतियाता हूं मैं, अक्सर लगता है मुझे उनकी तस्वीर से बरस रही हैं मूक स्वर में दुआएं। धन्यवाद। बहुत ही देखिए मार्मिक रचना आपने प्रस्तुत की। और पिता, ये सच्चाई है कि पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें जान कर भी कठोर दिखना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारियां जो है उन पर होती है, और एक उस तरह की छत की तरह है, टीन की छत की तरह है, जिस पर ओले भी पड़ते हैं, धूप भी लगती है, सब कुछ सहते जाते हैं, लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं होने देते, आने देते, और कठोरता लिए हुए भी वो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं किसी न किसी रूप में। तो इसके बाद हमारे साथ जो अगले हैं सर, आप अपनी रचनाएं शक्तिचंद राणा जी के एक कविता लीजिए। हाँ जी, शक्तिचंद राणा जी, आप अपनी कविता। सर, आपकी आवाज शायद इसमें नेटवर्क कोई डिस्टरबेंस आ रही है। चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हैं जब तक शक्ति चंद राणा जी के माइक की जो है समस्या ये सुलझ नहीं जाती। तो यहाँ बात कर रहे थे साहित्य की, कला की, संवाद की। देखिए, ईश्वर जो है, ईश्वर ने बोलने की शक्ति हम सबको दी है, और गाने में सक्षम भी होते हैं कुछ लोग, लेकिन कवि की अगर हम बात करें तो कवि हर समय अपने विचारों में खोया रहता है, और कवि या साहित्यकार मनुष्य के भाव जगत को शुद्ध करता है। संवेदना
शील होता है, संवेदनशील होता है और अपनी संवेदनाओं के माध्यम से ही देखिए जो है कवि समाज की बुराइयों को भी देखता है और समाज के दर्द को भी प्रदर्शित करता है अपनी रचनाओं में और एक अच्छा संदेश भी देता है। कवियों की कविता के समकक्ष ना ब्रह्म विद्या हो सकती है और ना ही राज्य लक्ष्मी और कवि को मनीषी और स्वयंभूत तक की उपाधि जो है प्रदान की गई है। और साहित्य और समाज का कितना संबंध है, कितना गहरा संबंध है, ये हम सभी जानते हैं। दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज साहित्य से पनपता है और साहित्य भी समाज में रहकर ही पनपता है। वैसे ही साहित्यकार समाज में जब पैदा होता है तो समाज में ही संस्कार भी ग्रहण करता है। यहाँ बात हम संस्कारों की कर रहे थे, संस्कृति की कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि संस्कार तो परिवार से ही आते हैं और समाज बाद में। तो परिवार में संस्कार कहाँ से आएंगे? जब हमारे आचार विचार शुद्ध होंगे। सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने परिवेश से जब मनुष्य जुड़ता है तभी उसमें संस्कारों का जन्म होता है और उसी से वो अपनी संस्कृति को अपनाता है, सभ्यता को अपनाता है। और अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो इसका जो अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य है वो समाज की सेवा ही रहता है। हमारे साथ वंदना राणा जी जुड़े हैं, तो वंदना राणा जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी रचनाएं सुनाएं। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार मैम, आप अपनी रचनाएं सुनाएं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी आवाज कट रही है और सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। आपकी आ रही है ठीक, आप अपनी रचना सुनाइए। आप रचनाएं अपनी सुनाइए। वंदना जी आप अपनी रचनाएं सुना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जो है समस्या ये सिग्नल की, नेटवर्क की रहती है, तो इसके लिए हाँ जी, इसके लिए कार्यक्रम को बाधित होना पड़ता है। प्रतिभा शर्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अपनी कोई रचना सुनाना चाहेंगे या कोई संदेश? जी 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 जैसे कि मैं बाल मन की ही बात कर रही हूँ, तो मैम बाल साहित्य जो है वो बाल मन को जब तक हम साहित्य से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चे हमारे साहित्य को नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे साहित्यकारों ने बाल मन के ऊपर लिखा है। हिमाचल से भी बहुत सारे साहित्यकार इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, जैसे पवन चौहान जी, सुशील कुमार फुल जी, अदिति गुलेरी जी। मतलब हम सब छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं कि हम बालकों के लिए कुछ ना कुछ लिखें, लेकिन बाल साहित्य लिख करके हम मुस्कुराते रहे कि बाल साहित्य हमने लिख दिया। लेकिन साहित्यकारों को क्या करना होगा कि बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ना होगा। जब तक उन्हें हम बाल साहित्य से नहीं जोड़ते, हमें उन्हें भी कहना होगा कि बच्चों तुम भी कविता लिखो, केवल पढ़ना नहीं, तुम भी कविता लिखो। कोई एक विषय उन्हें दो कि भाव उकेरिए। अपने बच्चों को ये कहो कि कुछ तो इसमें कोशिश करो बाल साहित्य लिखने की, तो बच्चे जो है वो जरूर इस प्रयास को करेंगे। और आज कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट जो है वो बच्चे हर समय मोबाइल से लगे हुए हैं। पहले तो स्कूल का काम करना, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बचता है, बाहर वो कहीं जा नहीं सकते, तो बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल के। तो हम पेरेंट्स को ही उन बच्चों को जो है वो उस मोबाइल से दूर लेके जाना है। एक कविता छोटी सी प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब नन्हे नन्हे हाथों में पिस्टल खिलौना थमाते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को, जब भी बच्चा जिद करेगा, ऐसे ऐसे खिलौने लेकर के देंगे जो कि अच्छे नहीं है। जब नन्हे नन्हे हाथों में पिस्टल खिलौना थमाते हैं, फिर क्यों अचंभित होते हो संस्कार विहीन जो पाते हैं? क्यों भांति आज के बच्चों को पबजी ग्रैनी जैसी खेलें? क्यों भांति आज के बच्चों को पबजी ग्रैनी जैसी खेलें? वो तो खूंखार बनेंगे ही, क्यों कहानी नहीं सुनाते हो? बच्चों को भा जाए मन से कहानी में क्या बात नहीं? बच्चों को भा जाए मन से कहानी में क्या बात नहीं? या उनके संग या समय बिताने की उन संग अभिभावकों की औकात नहीं। उठो जागो मत करो समय बर्बाद आधुनिकता के मुंह में। न छोड़ो बच्चों का साथ, ऐसे खिलौने नहीं, रखो सिर पर हाथ। तो बच्चों को हमें ऐसे खिलौने ना देकर के उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी बातें सुने,
उनके साथ हमें खूब सारी कविताएं और कहानियां जो है वो शेयर करनी चाहिए। आज बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, तो जरूरत है उन्हें अपनी दादी और नानी के साथ जोड़े, उनको परिवार में बड़ों के साथ रखा जाए, चाहे वो दादी हो चाहे वो नाना नानी हो। तो मैं एक पहाड़ी में कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी कि छेड़ छेड़ गल्ला नित बोलिए सुहांदी। शुक्रिया मैम। पहाड़िया च बोलना बहुत जरूरी है अकादमी के इस कार्यक्रम च कि छेड़ छेड़ गल्ला नित बोलिए सुहांदियां, छेड़ छेड़ गल्ला नित बोलिए सुहांदियां, सबना जो प्यारियां दादियां ते नानियां, प्यागा उठी छोड़े छोड़ प्यागड़े सुनांदियां, प्यागा उठी छोड़े छोड़ प्यागड़े सुनांदियां, घड़ी ने भटूरू बड़े चाहे ने खुआंदियां, प्यागा उठी छोड़े छोड़ प्यागड़े सुनांदियां, घड़ी ने भटूरू बड़े चाहे ने खुआंदियां, दोतू पोतू ताई से जान भी लुटांदियां, दोतू पोतू ताई से जानी भी लुटांदियां, दही दुध पाई प्यागा उठी ने नुआंदियां, दही दुध पाई प्यागा उठी ने नुआंदियां, तिन चानी मुकदा तिना दियां चाटियां, तिन चानी मुकदा तिना दियां चाटियां, खूब खाई लिया उन भरी भरी बाटियां, सेता ताई खरियां उंदियां नी टाफियां, सेता ताई खरियां उंदियां नी टाफियां, रोज समझ आंदियां नानियां ते दादियां, रोज समझ आंदियां नानियां ते दादियां, गोदी च सुआंदियां देई देई थापियां, गोदी च सुआंदियां देई देई थापियां, प्रतिभा जो प्यारियां नानियां ते दादियां, प्रतिभा जो प्यारियां नानियां ते दादियां, छेड़ छेड़ गल्ला नित बोलिए सुआंदियां, प्रतिभा जो प्यारियां नानियां ते दादियां। तो इस तरह से नानी, शुक्रिया शुक्रिया जी, उत्कृष्ट रचनाएं इनको मानेंगे, इतनी प्यारी और मतलब सार गर्भित आपने रचनाएं पढ़ी। और देखिए बच्चों के लिए आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि बच्चे, आज का समय है कि मतलब एकल परिवार का जो है प्रचलन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में कुछ बच्चे दादी और नानी के प्यार से वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उन संस्कारों से भी जो उनके जरिए उन तक पहुंचते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की अगर बात करें तो माँ और बाप अगर दोनों ही नौकरी पेशा है तो बच्चा घर में अकेला होता है, तो पबजी ही खेलेगा या फिर कोई मतलब अवसाद से घिरे रहेगा। लेकिन जब बच्चे को समय देंगे, बच्चे के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो बच्चा खुलकर अपने मन की बात माँ बाप को बता भी देता है। और मेरे को सुनाई दे रही जी आवाज जी कार्यक्रम को जारी रखते हैं। और देखिए यहाँ यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। और बच्चों के अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम अपने बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और जैसा हम उन्हें चाहते हैं वैसा बना भी सकते हैं। तो भाग दौड़ में, जीवन की भाग दौड़ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, उनको सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज। अब तो आ रही है जी राणा जी। जी शक्ति राणा जी, आपकी आवाज नहीं सुन रही है ना किसी की भी, बीच में आई हुई थी। वंदना जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हैं? हेलो हेलो, शक्ति राणा जी आप तक आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? राणा जी बोलिए आप। हेलो राणा जी बोलिए। हाँ जी सर, आप शुरू कीजिए अपनी कविता। चलिए अरुण डोगरा जी, आपसे निवेदन है कि आप ही अपनी रचना या कुछ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक और कविता आपको सुना देता हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है मोमबत्ती की व्यथा। मोमबत्ती की व्यथा, बहुत खूब। हाँ जी। कभी गोष्ठी में मंच के एक ओर दीप प्रज्वलित था, कभी गोष्ठी में मंच के एक ओर दीप प्रज्वलित था, उसी दीप के नीचे एक कोने में अधजली उदास एक मोमबत्ती पड़ी थी। उसी दीप के नीचे एक कोने में अधजली उदास एक मोमबत्ती पड़ी थी। मैंने उस मोमबत्ती से उसकी उदासी का हाल पूछा। वह मरी सी आवाज में बोली, संयोजक ने सबसे पहले मुझे ही जलाया था, संयोजक ने सबसे पहले मुझे ही जलाया था, फिर मुख्य अतिथि के हाथ में प्यार से थमाया था,
फिर मुख्य अतिथि के हाथ में प्यार से थमाया था। जब सभी दीप जल उठे तो उसी मुख्य अतिथि ने फूंक मारकर मुझे बुझाया था। बस तब से यहीं पड़ी हूं। मैं उसके दुख को समझ सकता था कि काम निकलने के बाद यही स्थिति होती है, हर एक की यही नियति होती है। मैंने भी मोमबत्ती से कहा, अरे तू क्यों उदास पड़ी है, जरा सोच, जिस प्रकाश से ये दीप जल रहे हैं वह तेरा ही तो अंश है। मैंने उस मोमबत्ती से कहा, अरे तू क्यों उदास पड़ी है, जरा सोच, जिस प्रकाश से ये दीप जल रहे हैं वह तेरा ही तो अंश है। यह सुनकर मोमबत्ती के उदास होंठों पर मुस्कान आ गई और अब वो उस कोने में पड़ी यह सोचकर गर्वित थी कि आखिर किसी के काम तो आई। धन्यवाद जी, बहुत ही खूबसूरत रचना। और देखिए, भावों और कल्पना का सुंदर मिश्रण कर आपने जो ये रचना प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छी। और देखिए कि समाज की झलक भी इसमें दिखाई देती है कि जब किसी का काम निकल जाता है तो वो चीज या वो व्यक्ति उसके लिए बेकार हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्म संतुष्टि के लिए मानना पड़ता है कि जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी है और खुशी जाहिर हो भी जाती है। और अब दो रचनाएं मैं सुनाना चाहूंगी। आपने जी, पिता स्वागत है। पर एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। मैंने भी पिता पर लिखा है, पर बहुत पहले मैंने ये कई बार पढ़ भी ली है, लेकिन जी, आज जी। आपकी कविता सुनकर मुझे लगा पिता पर मैं भी स्वागत है, कुछ स्वागत, बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जी, जी, स्वागत। शुक्रिया। आकाश सा असीम अनंत व्यक्तित्व है पिता, आकाश सा असीम अनंत व्यक्तित्व है पिता, टूटता है भीतर भीतर आभास नहीं टूटन का किसी को होने देता। त्याग और ममता की मूरत कहलाती है माँ, त्याग और ममता की मूरत कहलाती है माँ, कम नहीं बलिदान जो देता है पिता। परिवार की मजबूत ढाल बनकर रक्षा हमारी करता, बाह्य चोटों से, तूफान के थपेड़ों से, धूप की तपिश से अक्सर हमें बचाता है पिता। चट्टान बनकर हमारे कष्टों को झेलता, अल्प साधनों में अपना निर्वाह करके अंबार साधनों का जुटाता, वही है वो पिता। गरना डांटता हमें सूरज की सी तपिश लिए, गरना डांटता हमें सूरज की सी तपिश लिए, तो ना रहती रोशनी की आस, छा जाता हर तरफ अंधेरा। समुद्र सा विशाल हृदय लिए राज कितने समेटे रहता, शांत धीर गंभीर पल पल हमारे सपनों के लिए जीता, ना किसी भी हाल में कमजोर पड़ने देता। धन्य है वो पिता, धन्य है वो पिता, पग पग पर जो मार्गदर्शन हमारा करता। बेटे की हो शादी या हो बेटी की विदाई, सारी रस्में सारे फर्ज निभाता, लुटा देता वह सब संजोई होती जो पाई पाई। देखता नहीं अपना पुराना कुर्ता या फटा जूता, खून पसीना एक कर जरूरतें सबकी पूरी करता, अपनों के लिए 100 बार मरता, अपनों के लिए 100 बार जीता पिता। सिसकियां नहीं कभी निकलती, नहीं जमाने को अपने आंसू दिखाता, एकांत में रोकर मन हल्का करता पिता, हमारी कामयाबी के लिए सीढ़ी बन जाता, ताउम्र जिम्मेवारियों का बोझ ढोता रहता पिता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया। एक अभी देखिए समय है हमारे पास, तो एक रचना और पढ़ना चाहूंगी, परिवर्तन। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। सोचा ना था हम ऐसे भी होंगे, सोचा ना था हम ऐसे भी होंगे, परिवर्तन के नाम पर इंसानियत खो देंगे, अपनों को ही लूटेंगे, अपनों को ही मारेंगे, परिवर्तन के नाम पर देश को खोखला कर अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। ना सोचा था परिवर्तन कुछ ऐसा भी होगा, आपस में लड़कर किसी को मारकर चंद सिक्कों की खातिर हम बिक जाएंगे, इंसान जानवर में फर्क ना होगा, ना कहीं अमन का निशान होगा। ना सोचा था परिवर्तन कुछ ऐसा भी होगा, आदम को सुलाकर हर एक गुनहगार होगा, दुश्मन में तो तहजीब अजीब है, लेकिन यहाँ तो दोस्त भी धोखेबाज होगा। ना सोचा था परिवर्तन कुछ ऐसा भी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम को
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और एक बार फिर से प्रतिभा शर्मा जी से निवेदन है कि आप अपनी एक या दो रचना प्रस्तुत कीजिए। प्रतिभा जी, एक मिनट के लिए मैं कुछ बोलूं बीच में, 1 मिनट के लिए सिर्फ, उसके बाद प्रतिभा जी रचना पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ये कार्यक्रम चल ही रहा है, साहित्यकार इसको देख ही रहे हैं और अकादमी के बहुत प्रयास अच्छे हैं जो ये कार्यक्रम इस तरह का चलाया है। हमारे बिलासपुर में एक बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुआ करते थे, शबीर कुरैशी जी। हिंदी और पहाड़ी के स्थापित हस्ताक्षर थे वो। कल उनकी पुण्यतिथि है, अगले कल। तो वैसे हम कार्यक्रम तो यहाँ कर रहे हैं, कोरोना काल में इतना अच्छा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हम उनके परिवार को सम्मानित कर रहे हैं कल प्रेस क्लब की ओर से। तो मैं आज उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ लिखा बहुत बेहतर लिखा और एक स्थापित हस्ताक्षर थे। और दिल्ली जो भारतीय साहित्य अकादमी, उसके वो प्रथम मेंबर हिमाचल से बहुत पहले बने थे। तो उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। अब प्रतिभा जी अपना कार्यक्रम आरंभ कर सकती है, अपनी कविता सुना सकती है। शुक्रिया। जब आप दोनों ने मैम सर आपने पिता के ऊपर कविता पढ़ी, तो मैं भी एक छोटी सी कविता पहले पिता के ऊपर ही पढ़ना चाहूंगी कि बचपन में किस तरह से मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे। पापा, याद है आपको स्कूल से लौटना? पापा, याद है आपको स्कूल से लेट आना, आते ही माँ द्वारा खाना तैयार पाना, हाथ पैर धो मुझे बुलाना, हाथ पैर धो मुझे बुलाना, आंगन में बिछोना बिछाना, खाना खाकर हम दोनों का फिर कविता का गुनगुनाना, वर्ण शब्द वाक्य अल्प प्राण महाप्राण, यहाँ तक कि समास भी उस छोटी सी वय में अपनी बेटी को समझाना। मुझे भी था सुहाता आंगन में लेट तारों को निहारना, मुझे भी था सुहाता आंगन में लेट तारों को निहारना। शुक्रिया। भांति भांति की कल्पनाएं करना, आपकी लाडली का वहीं से हुआ था हिंदी प्रेम, आपकी लाडली का वहीं से हुआ था हिंदी प्रेम। हर विषय में थी अच्छी, हर विषय में थी अच्छी, पर हिंदी ही लगने लगी थी सच्ची, पर हिंदी ही लगने लगी थी सच्ची। वही बचपन का साहित्य प्रेम आज काव्य रचना करने को करता है प्रेरित, वही बचपन का साहित्य प्रेम आज साहित्य रचना करने को करता है प्रेरित। आपका सदैव आशीष रहे, भाषा से मेरा स्नेह रहे, मैं सुंदर गीत सदा गाऊं, हिंदी पहाड़ी दोनों में मैं स्वच्छ भाव लिखती जाऊं, हिंदी पहाड़ी दोनों में मैं स्वच्छ भाव लिखती जाऊं। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रचना आपने जी। शुक्रिया जी जी बिल्कुल। अगर आप बोलते हैं तो मैं एक और सुनाती हूँ। और कुछ बाल साहित्यकारों का नाम मैं नहीं ले पाई, बहुत सारे बाल साहित्य लिख रहे हैं यहाँ से साहित्यकार हमारे हिमाचल से, वो सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए अकादमी जरूर ऐसा कार्यक्रम करे कि जहाँ बच्चे भी शामिल हो पाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट कविता पे आती हूँ कि सभ्य हूँ मैं जान न मूड, सभ्य हूँ मैं जान न मूड, मुझे जान पाए तू ना इतना गुड़, सभ्य हूँ मैं जान न मूड, मुझे जान पाए तू ना इतना गुड़, अपनी सुनाना नहीं मुझको सुनना, अपनी सुनाना नहीं मुझको सुनना, मतलब के संगी नहीं है मंजूर, है मुझको भी एहसास रिश्तों का प्यारे, है मुझको भी एहसास रिश्तों का प्यारे, पर लग जाए गांठें नहीं है मंजूर, मैं फेरूं जो पीठ करे फुसफुसाहट, मैं फेरूं जो पीठ करे फुसफुसाहट, मुझे ऐसे बंधु नहीं है मंजूर, जो माने धुले हैं सभी दूध से हम, जो माने धुले हैं सभी दूध से हम, समझदार ऐसे नहीं है मंजूर, सुख दुख में संगी जो ना बन सके तो, सुख दुख में संगी जो ना बन सके तो, मुझे ऐसे बंधन नहीं है मंजूर, जो रस्मों की जंजीर ना तोड़ पाए, जो रस्मों की जंजीर ना तोड़ पाए, मुझे ऐसी बंदिश नहीं है मंजूर, और प्रतिभा जो हृदय हो बिन कलंदर, प्रतिभा जो हृदय हो बिन कलंदर, मुझे ऐसा हृदय नहीं है मंजूर, और जिस कविता में ना झलकता हो बचपन, और जिस कविता में ना झलकता हो बचपन, मुझे ऐसी कविता नहीं है मंजूर, मुझे ऐसी कविता नहीं है मंजूर, मुझे ऐसी कविता नहीं है मंजूर। बिल्कुल सही बात, बहुत ही बढ़िया रचना। जी हाँ, और देखिए हमारा कार्यक्रम की ओर जा रहा है, और इससे पहले कि कार्यक्रम की समाप्ति हो, अरुण डोगरा जी से निवेदन है कि अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत कीजिए। जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियां। लापरवाह जिंदगी में नहीं किसी को किसी की फिक्र, ना रही कोई परवाह,
इस लापरवाह जिंदगी में नहीं किसी को किसी की फिक्र, ना रही कोई परवाह। मुझे लगता है हम सब लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियां हो गए हैं, जो समेटती हैं दुख, सुख, गमी, खुशी, सूचना, प्यार, दुलार, इंतजार, और कभी कभी समेटे होती हैं खुशियों का पिटारा, तो कभी दुखों का अंबार। पर लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियां नहीं बतियाती एक दूसरे से, और ना ही लगने देती भनक अपने मन में छिपे किसी भी राज की। वही हो रहा है आज हम सबके साथ, बहुत बढ़िया। वही हो रहा है आज हम सबके साथ। हम भी छिपाए बैठे हैं दुख, सुख, गमी, खुशी, नहीं करते इजहार। मुझे लगता है कि हम लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियां हो गए हैं। सोचते हैं बस यही, जी को जी भर के रो लेने दो, आंखों को जल बो लेने दो। सोचते हैं किसी और को क्या बतलाना, सह तो रहे ही हैं, सह लेने दो। पर जब से हुआ ये सब, डरी डरी सी हो गई है शाम और सहमा हुआ सवेरा। जब से हुआ ये सब, हो गई है डरी डरी सी शाम और सहमा हुआ सवेरा। चेहरों पर मलकर स्वार्थ का लेप, चेहरों पर मलकर स्वार्थ का लेप, मुख पर मानो चिपका लिया सभी ने टेप। ना किसी से मेल, ना किसी से प्यार। मुझे लगता है कि हम लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियां हो गए हैं। बहुत ही अच्छी आपकी रचना, जिसमें समाज का यथार्थ आपने दर्शन करवा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी, एक और पढ़ दूं जी? जी। पिछले दिनों एक बिलासपुर में एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था बस का, उसमें मैंने ये रचना लिखी थी, और उसका शीर्षक है कातिल पहिए बेपहरा हैं। मतलब प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वो मेरी भाव है इसका, कि तारकोल की सड़क पर वो काला सा दाग जो ना जाने कैसा है, छींटे बिखरे हुए आसपास चारों ओर, मिट्टी में मिला धुंधला सा हो गया है। वर्षा की 2 बूंदें गिरी और मैली सी एक पपड़ी उस पर से उतरी, सिंदूर जैसा उबरा कुछ। ओह, ये तो लहू है जो बिखरा पड़ा है। क्या बिगाड़ा था किसी ने, क्या बिगाड़ा था किसी का उन 3 बेटियों ने, जो माँ बाप को बिलखता छोड़ दूर कहीं क्षितिज में विलीन हो गई। लापरवाही किसी की भी हो, पर क्यों होता है हर बार हादसे के बाद सन्नाटा। फिर दिए जाते हैं लंबे चौड़े भाषण, जांच करवाने के वायदे। पिछला घाव भरा ही नहीं कि दूसरे ने छलनी कर दिया। घाव अब तो बन चुका है नासूर, मन में सैकड़ों हसरतें पाले। क्या इसलिए विदा किया था माँ ने अपने लाडले को, कि वह अब कभी ना आएगा लौटकर? क्या सोचकर चढ़ी थी वे कॉलेज की कन्या, जिसे पता भी नहीं था कि वह नहीं पहुंचा पाएगी अपने पापा की दवाई? अभागी माँ जार जार रोई थी बच्ची की निर्जीव देह को देखकर। बच्ची मानो शांत होकर कह रही हो माँ से, अभी तो मेरा रंग कच्चा था, उस मिट्टी पर मुझको उड़ेल दिया क्यों इसने? पर माँ मैं मिटी नहीं, मैं तो हूं, अब भी हूं, तेरी यादों में हर पल। ऐसे सैकड़ों अनुत्तरित प्रश्न कौंध रहे हैं दिमाग में, और मैं चाहकर भी नहीं खोज पा रहा हूं किसी भी प्रश्न का उत्तर। सोच रहा हूं कि काली बजरी के रोगन में बिखरे इस लहू की कौन सुनेगा, पर लग रहा है कि कानून आंखें मीचे है और कातिल पहिए बेपहरा है। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा रचना आपकी ये है और मार्मिक भी है। हमारे साथ सचिव भाषा अकादमी डॉक्टर करम सिंह जी भी जुड़े हैं, और आप सभी का धन्यवाद जो आप आज के कार्यक्रम में आए। तो डॉक्टर करम सिंह जी से निवेदन है कि आप कार्यक्रम का समापन भी करें और अपना जो आशीष या संदेश, मार्गदर्शन हमें और हमारे साथियों को दें। जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये नेटवर्क आज प्रॉब्लम के की इस वजह से कार्यक्रम बाधित में होता रहा, कल्पना इसके जी लिए क्षमा और चाहेंगे। प्रतिभा और जी देखिए और जी,
और रितु जी, राणा जी भी आज के कार्यक्रम में जुड़े, राणा जी भी जुड़ी, लेकिन कुछ आज टेक्निकल प्रॉब्लम रही या शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम रही, तो ठीक से बातचीत तो शायद नहीं हो पाई। तो उसके लिए मेरे ख्याल में हमारी तरफ से तो कोई ऐसी कमी नहीं रही है। जितेंद्र भाई ने पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम हो पाया है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं पूरा कार्यक्रम सुन नहीं पाया हूँ, कुछ और व्यस्तता रही बीच में। एक तो बातें मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा। एक तो ये अकेला अकादमी का कार्यक्रम नहीं है, ये आप सभी का कार्यक्रम है। इस बात को सब लोग आप अपने मन में बिठा लीजिए जी। दूसरी बात, प्रतिभा जी से मैं सीधा कह देना चाहता हूं कि हमें सुझाव नहीं चाहिए। जो आपके मन में आ रहा है कि ये होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, आप उस पर विचार कीजिए। उस बात, हाँ जी। बच्चों को आज क्या समस्या आ रही है, उनको आप क्या देना चाहते हैं, कैसे आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कार्यक्रम लेकर के आइए, बच्चों को अपने साथ बिठाइए, उनको अपने साथ जोड़िए और आप ये कहिए कि मुझे इस तारीख को इतने बच्चों के साथ ये कार्यक्रम करना है, मेरे साथ बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या आपको उनके साथ बात करनी है और बच्चे उसमें क्या बात करें। अगर इस तरह का आप कार्यक्रम लेकर के आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप शुरुआत तो कीजिए, आप शुरुआत करेंगे तो बाकी लोग भी उसके साथ साथ आगे चल सकते हैं। बहुत सारे साहित्यकारों में एक चीज मुझे देखने को मिलती है, हालांकि हर आदमी को अपनी रचना के प्रति मोह होता है, मैंने ये लिखा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बहुत अच्छी बात है, अपनी उपलब्धियों का बखान होना चाहिए, डट के होना चाहिए, उसका प्रोत्साहन मान सम्मान होना चाहिए और अकादमी भी ये करती आई है और करती भी रहेगी। लेकिन क्या बच्चों की समस्याओं का समाधान इसमें है कि वो मेरी कविता सुन लेंगे? अब वो मेरी कहानी सुन लेंगे तो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस तनाव से वो गुजर रहे हैं, क्या किसी एक लेखक की कहानी, कविता वो सारी समस्याएं दूर कर देगी? सब तनाव से उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको शिक्षा मिल जाएगी, वो नैतिकता हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया है कि बच्चों के लिए कार्यक्रम है, बस आप मेरा कविता पाठ करवा दीजिए, मैंने बच्चों पे बहुत सारा लिखा है, वो जब मैं सुना दूंगा सारी समस्याएं बच्चों की खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं। ये अपनी जगह हो सकता है, ऐसा कोई बहुत अच्छा होता है, हम उसका भी स्वागत करेंगे, लेकिन हम बच्चों की बात भी सुने। मैं तो प्रतिभा को सीधा कहता हूँ, इनका बेटा है, बहुत अच्छा है, गाता है, कविता पढ़ता है, इस तरह के पास पड़ोस में जो और बच्चे हैं, 2-4 बच्चों को इकट्ठा करके आप सामने बैठिए, उन बच्चों से आप करवाइए। मैं तो ये चाहता हूँ बच्चे ही कार्यक्रम करें, बच्चे एंकरिंग करें, बच्चे आपसे सवाल पूछें, जो आप बच्चों की तरफ से कह रही हैं वो बच्चों को कहने दीजिए, बच्चों को सामने आने दीजिए। इस तरह का आप कार्यक्रम लेकर के आइए। कोई और आपका सीनियर कोई जानने वाला है, कोई आपकी सहेली है, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, वो अपने साथ एक बच्चे को जोड़े और वो बच्चे अपनी बात करें, वो अपनी कविता सुनाए, कहानी सुनाए, स्कूल की कोई पोइम ही सुना दे, कुछ बात है, वो हमारे पास साथ आकर के इस मंच को शेयर तो करें, हम शुरुआत तो करें। और बहुत सारे जो एनजीओ बच्चों के साथ काम कर रही हैं, उनको भी हमने ये कहा है, शिमला में किकली एक संस्था है, कल्पना जी जानती हैं, जितेंद्र भाई जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, वंदना भागड़ा जी उसमें है, वो कार्य कर रही हैं। उनको हमने ये कहा है कि आप बच्चों का एक तरह का स्टोरी टेलिंग है, कोई पसंद की कहानी सुना दे, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, कोई गीत गा दे, कोई बिलासपुरी में बोले, कोई पहाड़ी में बोले, कोई किसी तरह की भी बात करें। इस तरह के कार्यक्रमों को प्रैक्टिकली बनाइए। आप ये कहिए मेरे पास ये कार्यक्रम तैयार है, मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, वो इस कार्यक्रम। और देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर बीच में ध्यान आ गया मुझे, दक्षा शर्मा जी आपने सुना है, एनएसडी की ट्रेन है रंगमंच पे, जिनका मंडी से अभी एक लाइव कार्यक्रम भी हुआ था, उनके साथ भी मैंने ऐसी बात जब मेरी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के साथ कुछ करना चाहती हूँ। अब 30 तारीख को प्रेमचंद जयंती कार्यक्रम है, उस दिन 7 बजे एक डिस्कशन रहेगी, उसको डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी होस्ट कर रहे हैं।
उनके साथ कुछ वो लोग होंगे जिन्होंने प्रेमचंद को सीरियसली पढ़ा है, उस पर रिसर्च किया है। 4 लोग उनके साथ और जुड़ेंगे तो एक अच्छी चर्चा हो जाएगी 1 घंटे की। तो दक्षा शर्मा जी को हमने कहा आप रंगमंच को लेके बच्चों के साथ कुछ कीजिए, तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी की कहानियों को लेकर के 30 जुलाई को 4 तो इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे चलते आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों को हमने आगे फैलाना है, आगे बढ़ाना है। अब वो एक क्रिएटिव सुझाव लेके आई है कि मुझे बच्चों के साथ रंगमंच करना, मैंने कहा आप करिए। ऐसे ही भारती कुठियाला ने कहा कि मैं बच्चों के साथ कुछ करना चाहती हूँ, रूना बसु उनके साथ है, कुछ और लोगों के साथ है। आप इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम लेके आइए। एक आदमी एक कार्यक्रम कर लेगा तो 10 आदमी है तो हमारा 2 हफ्ते का कार्यक्रम हो जाता है। तो हम इसको पहले से प्लानिंग करेंगे। और अब थोड़ा सा हम इस पे गंभीरता से सोच रहे हैं कि जैसे 7 बजे का एक रेगुलर कार्यक्रम है, उसका पोस्टर भी बनता है, उसमें नाम भी आते हैं, फोटो भी आती है, कार्यक्रम की भी सूचना होती है। ऐसे ही अगर आप लोग सहयोग करें और हफ्ता 10 दिन का हमारे पास एडवांस में कुछ लोग कार्यक्रम को लेकर के, रूपरेखा को लेकर के सामने आए, तो हम 2 हफ्ते का, एक हफ्ते का कार्यक्रम उसमें लॉन्च करना चाहते हैं। 4 से 5 बजे का जो हमारा लाइव कार्यक्रम है, जो बच्चों पर केंद्रित रहेगा, युवाओं पर केंद्रित रहेगा, और सीनियर लोग भी ऐसे हैं जो उनका मार्गदर्शन करें। अब बिलासपुर में हैं हमारे बहुत बेचारे हमारे मित्र हैं कुलदीप चंदेल जी, हर रोज कुछ ना कुछ नया डालते हैं। शहर के लिए घूमने गए हैं तो पुराना दोस्त कोई मिल गया, उसकी यादें ताजा करते हैं, कुछ और लिखते हैं, कोई फोटो डालते हैं, कोई ना कोई संस्मरण रोज की शहर में सुबह शाम चलता रहता है। ऐसे भी किसी आदमी को बिठाए, वो इतिहास है, उन्होंने संस्कृति को जिया है। ऐसे कोई लोग जो हमारे घरों में बैठे हैं, उनके साथ बैठ करके कोई बात करे, उनकी बातें सामने आए। तो प्रतिभा जी, आपका जो ये सुझाव है, मैं तो आपने कहा और आपसे ही उसकी आगे शुरुआत करना चाहूंगा। कल्पना जी स्कूल में पढ़ाती हैं, इनका भी वो विषय है। नीतू जी हमारे पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, वो कोई अपना विषय लेकर के आए। रामलाल पाठक जी हैं वहां पर, निर्झर जी हैं वहां पर, संदेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं बिलासपुर में। दूसरा हम एक ये चाह रहे हैं, सुंदरनगर के लोगों से मेरी बात हुई है कि हम एक जगह का, जैसे मेरा गांव मेरी विरासत, एक सीरीज हम शुरू करना चाह रहे हैं। आप बिलासपुर की बात कीजिए, 4 लोग बैठ जाइए, एक इतिहास की बात करें, एक संस्कृति की बात करें, एक बिलासपुर के जो गीत हैं उन गीतों को सुनाए। और बिलासपुर में तो ऐसे गीत हैं आपके, जैसे बेड़िया दे ठेकेदार आया वारा, जो एक एक गीत में आपका पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। बिल्कुल सही बात। आप उन गीतों के साथ आइए, आप उस तरह के कार्यक्रम बनाइए। एक कार्यक्रम कहीं रीतू जी होस्ट करें, एक कार्यक्रम तो हम चाहेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, साहित्यकार हैं, कुलदीप चंदेल जी एक कार्यक्रम लेकर के आए। वो अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ 4 दोस्त मिलकर के, भाई किसी के घर पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मोबाइल में आकर के तो 4 दोस्त पुराने आपस में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह के कार्यक्रमों का आप लोग थोड़ा रूपरेखा बनाइए, फॉर्मेट तैयार कीजिए और हमें बता दीजिए कब आप कार्यक्रम करना चाहें। आप लोगों का स्वागत रहेगा। आज के कार्यक्रम में कल्पना जी ने, प्रतिभा जी ने अपनी रचनाएं भी सुनाई, बेतु जी हमारे साथ जुड़े और शक्ति राणा जी को हम ज्यादा नहीं सुन पाए। तो इस तरह के कार्यक्रम हर रोज हम कर रहे हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड जा रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। बहुत कुछ आपके पास कहने के लिए है और हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं जी। ऐसे ही एक साहित्यकर बातचीत होगी। अगले इतवार को हम करना चाह रहे थे गंगाराम राजी पर बात, लेकिन वो इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाया है। तो इससे अगला जो इतवार आएगा, उस इतवार 4 बजे हम पहले से ही आज घोषणा कर रहे हैं कि उसमें गंगाराम राजी जी के पूरे साहित्य पर 3-4 विद्वान लोग बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनकी किताबों को देखेंगे, फिर उनकी समीक्षा करेंगे। ठीक। तो ऐसे 1-2 हफ्ते की बात लेकर के आप आइए, आप बात कीजिए। जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कुलदीप चंदेल जी हैं, नवीन हल्दुनवी जी हैं, जो उस एज ग्रुप के हमारे सीनियर लोग हैं, उनका 4-5 लोगों का एक आपस में ग्रुप बन जाए, वो अपनी बातें करें, अपने जमाने की बात करें, अपनी रचनाएं सुनाएं, फिर से उन अपनी यादों को ताजा करें, अपनी रचनाएं सुनाएं। उस चीज का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों से कहनी थी। अगर इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ कर पाएंगे।
क्योंकि एक अध्यापक के पास, एक पत्रकार के पास, किसी भी बुद्धिजीवी आदमी के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। थोड़ी सी योजना बना करके 4 लोगों को अपने साथ जोड़ करके आप अकादमी के इस मंच पर आइए और अपनी प्रतिभा, अपने विचार लोगों के साथ साझा कीजिए। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। कल्पना जी से आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को धन्यवाद करें और इस कार्यक्रम का समापन करें। जी, तो देखिए आज का कार्यक्रम जो है यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग हमसे जुड़े, अपनी राय रखी, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। धन्यवाद जी।